नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, हमने अपने पिछले व्याख्यानों में, अपने पिछले वीडियो में सोर्सेस एंड मेथड्स ऑफ डेमोग्राफिकल डेटा पर चर्चा की थी और हमने जनगणना की विधियाँ मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन सेंसस पर चर्चा की थी और उसके अंतर्गत हमने पहली पद्धति डी फैक्टो मेथड पर चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दूसरी विधि सम्मत पद्धति या डी जूरी मेथड्स पर चर्चा करेंगे। इस पद्धति के अंतर्गत किसी व्यक्ति से संबंधित जानकारी उसके निवास स्थान के आधार पर एक पूर्व निर्धारित अवधि में की जाती है। निवास स्थान को पहले से ही परिभाषित कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जनगणना की अवधि में किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है या अस्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर उपस्थित है तो उसकी गणना उस स्थान पर न की जाकर उसी स्थान पर की जाएगी जहां पर वह स्थायी रूप से निवास करता है। इस प्रकार से इस विधि के अंतर्गत गणना के लिए एक अवधि का भी निर्धारण किया जाता है जो सामान्यतः 1 वीक, 2 वीक या और 3 वीक्स हो सकती है। इसी कारण से इस विधि को समयावधि संगणना पद्धति भी कहा जाता है और आजकल भारत सहित विश्व के समस्त देशों में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति की विधि सम्मत जनगणना पद्धति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी जूरी मेथड्स। इस पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है समयावधि गणना। इस पद्धति में गणना का कार्य एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत किया जाता है। इस समयावधि में मृत तथा जन्मे व्यक्तियों का समायोजन भी कर लिया जाता है। दूसरी है संगणकों को प्रशिक्षण। जनगणना की शुद्धता की दृष्टि से जनगणना कार्य में जो भी संगणक नियुक्त किए जाते हैं उनको समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तीसरा है स्थायी निवास का आधार। इस पद्धति में जनगणना का कार्य व्यक्तियों के स्थायी निवास के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ डी जूरी मेथड्स यानी विधि सम्मत पद्धति के गुण। इस पद्धति में कुछ गुण पाए जाते हैं जिनका विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। आंकड़ों की शुद्धता। इस पद्धति द्वारा आकलन करने के लिए समय पर्याप्त होता है जिससे कि आंकड़े शुद्ध और सही प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है संशोधन संभव। संगणना की समाप्ति पर समंकों को एक बार जांच ली जाती है और जनगणना अवधि की समाप्ति तक मृत व्यक्तियों को घटा दिया जाता है और नए जन्म लेने वाले व्यक्तियों का इसमें समावेश कर लिया जाता है। नेक्स्ट है मितव्ययी। यह पद्धति अन्य पद्धतियों की तुलना में कम खर्चीली है क्योंकि जनगणना का कार्य कई दिनों तक चलता है और जिससे कम संगणकों से भी काम चल जाता है। नेक्स्ट है इस पद्धति में समंक अनेक विभागों के लिए उपयोगी है। इस पद्धति के अंतर्गत जनगणना स्थायी निवास के आधार पर की जाती है जिससे स्थायी निवास के आधार पर की जाती है जिससे कि उन समंकों का प्रयोग जो है जनगणना के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में जानकारी मिल जाती है और विभिन्न विभागों के लिए वो उपयोगी बन जाते हैं। इस प्रकार से फिर है जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण का ज्ञान। इस पद्धति के अंतर्गत जनगणना स्थायी निवास के आधार पर की जाती है जिससे जनगणना के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में भी समुचित जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है समंक अनेक विभागों के लिए उपयोगी। इस पद्धति के अंतर्गत जनगणना भी स्थायी निवास के आधार पर की जाती है जिससे जनसंख्या के जो समंक है वो विभिन्न विभागों के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये पद्धति दोष रहित है। यद्यपि इस पद्धति के भी अनेक दोष हैं। इस पद्धति में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं यानी कि डिमेरिट्स ऑफ डी जूरी मेथड। नंबर 1, अस्थायी निवासियों का जनगणना में समावेश। इस विधि द्वारा जनगणना में अनेक अस्थायी निवासी जैसे खानाबदोश जातियों के व्यक्तियों आदि का समावेश नहीं हो पाता है। दूसरा है परिभाषा की समस्या। इसमें अनेक शब्दों की परिभाषा करना आवश्यक होता है जैसे परिवार, स्थायी निवास, अस्थायी निवास आदि और संगणक के लिए इन परिभाषाओं को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है अन्यथा सही समंकों का संकलन नहीं हो पाता है। एंड लास्ट वन है दोहरी गणना
असंभव। इस पद्धति के अंतर्गत जनगणना करने के लिए कुछ समयावधि आवश्यक होती है। इस अवधि में अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी कारण से स्थान परिवर्तन करना ही पड़ता है, जिससे ऐसे व्यक्तियों का 2 स्थानों पर समावेश होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डी जूरी मैथड्स के अनेक गुण हैं, अनेक दोष है, तथापि इसके दोष कम हैं और इसकी जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।